हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग देशों ने, ठीक है, अलग अलग शासन व्यवस्था को अपनाया है। कोई कंट्री आप लोगों ने सुना होगा, कोई राजतंत्री शासन व्यवस्था वाला देश है, कोई लोकतंत्र वाला देश है, कोई गणराज्य है, ठीक है। इसके अलावा कोई साम्यवाद को अपनाया है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, है ना। क्या होता है गणतंत्र, क्या होता है लोकतंत्र, क्या होता है साम्यवाद, क्या होता है राजतंत्र, वो सब वाला जो हिस्सा है वो हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे बुक में ये एक बुक में कहीं आपको मिलेगा नहीं, एक जगह नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करके रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे किसी भूभाग को देश घोषित करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र के भी प्रकार होते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, भारत कौन सा किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है। इसके अलावा 4 पिलर हैं, डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ हैं, तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंसेप्चुअल वीडियो है। संवैधानिक इतिहास जानने से पहले, संवैधानिक इतिहास शुरू करने से पहले संविधान का ये वाला हिस्सा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको समझ में आएगा कि कितने प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती, कौन कौन से देश में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, भारत ने किस व्यवस्था, शासन व्यवस्था को अपनाया है। ये सब चीज़ें जो है वो आपके आज के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करिएगा, ठीक, और अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी भूभाग को देश का दर्जा देने के लिए क्या क्या चीज़ें उस भूभाग के अंतर्गत होनी चाहिए। संविधान में एक चीज़ याद रखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है देश के लिए। तो जब जब राज्य शब्द आएगा तो आपको समझना है, स्टेट नहीं समझना है उसको, स्टेट नहीं, वो राज्य का बात कर रहा है, मतलब देश का बात कर रहा है। संविधान में राष्ट्र शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दैट इज स्टेट, दैट इज नॉट स्टेट, वो स्टेट नहीं है, वो देश है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो यहां पर देखिए, राज्य के लिए अनिवार्य तत्व लिखा हूं, राज्य मतलब देश। तो देश के लिए मतलब क्या क्या चीजें वहां होनी चाहिए। तो 4 क्राइटेरिया इसका बनाया गया है। पहला, किसी भी भूभाग को राज्य का दर्जा अर्थात देश का दर्जा देने के लिए उसका एक स्पेसिफिक क्षेत्रफल होना चाहिए, उसका एक एरिया होना चाहिए, ठीक है। एक क्षेत्रफल होना चाहिए स्पेसिफिक, तो भारत का है। दूसरा, जनसंख्या, पॉपुलेशन होनी चाहिए, निश्चित एक जनसंख्या होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, लगभग 125 करोड़ आबादी वाला देश है भारत, ठीक है। अब देखिए, तीसरा, संप्रभुता, इसको समझने वाला ये देखिए, सिवेरिटी, ठीक है, सिवियरिटी। संप्रभुता मतलब क्या होता है, कोई देश संप्रभु देश तभी होता है। संप्रभुता का मतलब होता है अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, ठीक है। आप लोग संप्रभुता के सामने डैश करके लिखेंगे, अपने आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए जब कोई देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है तो उसे संप्रभु देश कहते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, अपने निर्णयों को लेने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना होना, अपने निर्णयों को लेने के लिए, अपने आंतरिक फैसलों को लेने के लिए भी और अपने बाह्य फैसलों को लेने के लिए भी जब कोई देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है तो उसे संप्रभु देश कहते हैं। जैसे कि भारत है, भारत ने जीएसटी पारित किया तो किसी से कोई लिया, 370 पारित किया तो कोई दूसरे कंट्री से सलाह लिया, नहीं लिया। या कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक है, 370 है, कुछ भी करने के लिए भारत की संसद जो है वो अपने से निर्णय लेती है। और वो संसद जो है, हमारी संसद, भारत की संसद, वो कोई भी निर्णय को लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कोई भी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं है, कोई भी दूसरे देश से सलाह और सहायता नहीं लेती है, ठीक है। सलाह वाला लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा कंट्री किस में आ गया, संप्रभु देश है। तो पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र होता है वही संप्रभु है, ठीक, अपने फैसले लेने के लिए। तो संप्रभु में हो गया आपका। तो संप्रभुता है ना, भारत की संप्रभुता संसद में निहित है। उसके बाद आप लोग अलग डैश करके लिखेंगे, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, संसद में। क्यों? क्योंकि जो आंतरिक और बाह्य फैसले लेने की शक्ति भारत में किसके पास है, संसद के पास है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद चुन के हम लोग भेजते हैं और वो लोग वहां जाके क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो भारत की संप्रभुता, ये क्वेश्चन आता है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है, तो संसद में निहित है। उसमें ऑप्शन रहता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद या फिर संसद। तो फिर ऑप्शन क्या आएगा, संसद, ठीक है।
चौथा शासन, गवर्नमेंट होना चाहिए वहाँ, तो सरकार तो है ही हमारे यहाँ। शासन व्यवस्था तो एक लोकतंत्री शासन व्यवस्था को हम लोगों ने अपनाया है, तो शासन होनी चाहिए। तो ये जब 4 क्राइटेरिया कोई भी भूभाग फुलफिल करेगा, क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता और शासन, तो वो देश क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। मतलब वो भूभाग क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा, अर्थात उसको देश का दर्जा दिया जाएगा। तो ये चारों चीज़ें फुलफिल करती हैं हमारी कंट्री जो है वो। अब आप देखिए कि आप छत्तीसगढ़ को बोल सकते हैं क्या कि ये राज्य देश है करके? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, हाँ है। जनसंख्या है, संप्रभुता, शासन है। संप्रभुता नहीं है। आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए 50% पावर्स तो राज्य के पास है, स्टेट के पास होता है, लेकिन 50% शक्तियां तो केंद्र के पास है ना। और बहुत से केंद्र की सरकार के ऐसे फैसले होते हैं, संघ सूची पे बनाए गए जो फैसले होते हैं, या आपातकाल के समय क्या है, एकात्मक हो जाता है, तो 50% पावर जो है राज्य को जो मिले हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो राज्य जो है किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से केंद्र के अधीन है। वो उससे बियॉन्ड जाके फैसले नहीं ले सकती है, उसकी सलाह लेनी पड़ेगी, उसकी बातों को, बहुत सारी बातों को क्या करना पड़ेगा? राज्य को मानना पड़ेगा। बहुत सारे निर्णयों को मानने के लिए क्या है? राज्य बाध्य है। इसलिए संप्रभु नहीं है स्टेट जो है वो। तो जब संप्रभु नहीं, मतलब ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ एक देश नहीं है। इस तरीके से आप बाकी स्टेट के बारे में भी देख सकते हैं कि सब चीज़ें फुलफिल करेगा, लेकिन ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा। जब तक ये फुलफिल नहीं करेगा वो एक देश नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो ये है आपका राज्य के लिए अनिवार्य तत्व। अब अपन देखते हैं, समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है ना? शासन के प्रकार, शासन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, सभी देशों ने अलग अलग शासन व्यवस्थाओं को अपनाया है। किसी ने राजतंत्र को अपनाया, कहाँ राजतंत्री प्रणाली चलती है, कहीं आपका तानाशाही चलता है, कहीं साम्यवाद चलता है, कहीं गणतंत्र है, कहीं लोकतंत्र है। अलग अलग शासन व्यवस्थाओं को अपनाया, तो वो क्या क्या है और कौन कौन से देश में, वो एग्जाम्पल लेके भी अपन इसको देखेंगे। तो ये आप अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, एक टेबल बनाना है आपको। ये टेबल तो बनाना ही है, ये ऐसे करके पूरा कि कितने तरीके की शासन के प्रकार होते हैं। उसके बाद क्या लिखना है आपको? राजतंत्र लिखना है अपने नोटबुक में। राजतंत्र का डैश करके उसको मैं बताऊंगा वो लिखना है। तानाशाही नीचे, तानाशाही के आगे डैश करके। तो इसको एक एक करके भी आप लोग डिस्क्राइब करके अपने नोट्स बना के लिखेंगे, ताकि आप लोग जब भी इसको देखें, आप लोगों को एक्सप्लेन किए रहेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। तो पहला देखिए, राजतंत्री शासन व्यवस्था होता है, मोनैरिकी कहते हैं इसको, मोनैरिकी। राजतंत्र शासन व्यवस्था वो होता है जहां शासन जो है वो राजा के हाथ में रहता है, जहां राजा ही सर्वोपरि होता है और शासन राजा के हाथों में होता है। राजा जो है वो रहता है, वो शासन चलाता है, उसे कहते हैं राजतंत्री शासन व्यवस्था। जैसे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, वहाँ, और दूसरा अरब के देशों में, वहाँ एक राजा होता है, राजा के माध्यम से ही क्या चलाया जाता है? शासन चलाया जाता है, वही प्रमुख होता है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है? ये आपका राजतंत्र होता है, जहाँ राजा के द्वारा शासन चलाया जाता है, ये मोनार्की कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा तानाशाही, डिक्टेटरशिप। तानाशाही मतलब क्या होता है? को क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप कहते हैं। तानाशाही में क्या होता है ना, देश की सेना, देश की सेना अध्यक्ष, देश का सेना अध्यक्ष जब, ठीक है, जब आक्रमण करके शासन को हथिया लेता है, क्या लिखेंगे आप? देश का सेना अध्यक्ष जब आक्रमण करके, सरकार पर आक्रमण करके शासन को हथिया लेता है, सरकार को समाप्त कर देता है और स्वयं शासन करने लग जाता है, तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तानाशाही कहते हैं, ठीक है। सेना अध्यक्ष क्या करेगा? जो वर्तमान सरकार चलती रहेगी उस पर आक्रमण करके उसको हटा देगा और सेना अध्यक्ष का शासन चलने लग जाएगा। तो जब किसी देश में सेना अध्यक्ष जो रहता है वो सरकार पर आक्रमण करके सरकार को हटा देता है और स्वयं शासन करने लग जाता है, तो उसे कहते हैं तानाशाही शासन, डिक्टेटरशिप। नॉर्थ कोरिया में आप लोग देखेंगे किम जोंग, और इराक में देखेंगे, इराक में भी क्या है? तानाशाही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग पाकिस्तान को देखिए, 1998 में क्या था? नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और परवेज़ मुशर्रफ सेना अध्यक्ष थे। परवेज़ मुशर्रफ ने क्या कर दिया? हमला कर दिया, ठीक है, सरकार पर हमला कर दिया, हमला करके उस सरकार को हटा दिया। तो वहाँ पर क्या, परवेज़ मुशर्रफ का शासन चलने लग गया। तो वो भी एक तरीके से तानाशाही डिक्टेटरशिप चालू हो गया था। लेकिन अभी वर्तमान में पाकिस्तान डिक्टेटर तानाशाही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नहीं लिया हूँ। इसके अलावा आप क्या क्या देख सकते हैं और, ठीक है, उत्तर कोरिया और इराक में सद्दाम हुसैन ने वही किया था। सद्दाम हुसैन ने भी क्या, उस समय सेना अध्यक्ष था, वो भी वहाँ शासन करने लग गया था। तो ये तरीके से, इस तरीके से एग्जाम्पल आप तानाशाही में ले सकते हैं, ठीक है। तो सेनापति जो होता है वो राजा को हटाकर शासन करने लग जाता है, वो राजा को हटाकर वो स्वयं का शासन चलाने लग जाता है, वो कंट्री कहलाती है तानाशाही, डिक्टेटरशिप। अभी नॉर्थ कोरिया और इराक है, ठीक है। साम्यवाद, कम्युनिस्ट में क्या होता है? कोई एक पार्टी का पर्टिकुलर शासन हो जाता है, ठीक है। जब कोई एक पार्टी ही
पूर्ण तरीके से शासन चलाने लगती है पूर्णतः, तो उसको कहते हैं कम्युनिस्ट साम्यवाद। ये चीन में है, ठीक है। चीन में क्या करता है, एक पार्टी है वही पूरा शासन चलाती है, वो पार्टी बदला ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि उसके चीन के कौन है अभी कौन है चीन के राष्ट्रपति, सी जिनपिंग है, तो सी जिनपिंग ही शासन चला रहे हैं वहाँ, और वही चलाते रहते हैं, ठीक है। वो जिनको चाहेंगे वो अगला बनेगा, है ना, अगला राष्ट्र प्रमुख कौन बनेगा, वो जो चाहेंगे वो बनेगा। तो सी जिनपिंग ही चला रहा है, एक ही पार्टी का शासन है। वैसे यूएसएसआर, इसमें देखिए यूएसएसआर जो था, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। ये जो था 15 देशों का समूह था। 1991 में ये 15 देशों का समूह से विभाजित होकर 15 देशों का समूह समाप्त हो गया, और एक ठो रसिया जो है वो अस्तित्व में आया, तो अभी इसको रूस कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ जो पुतिन है वो एक ही पार्टी का शासन चल रहा है बहुत सालों से, तो एक ही पार्टी का शासन। तो जहाँ कोई सीमित लोगों के द्वारा, ठीक है, एक स्पेसिफिक लोगों के द्वारा, सीमित लोगों के द्वारा शासन, है ना, एक पार्टी बनाया जाता है, और वही पार्टी जो रहती है देश का शासन चलाती है, उस शासन व्यवस्था को साम्यवादी शासन व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ये लिखेंगे, चीन और यूएसएसआर इसका एग्जाम्पल है, ठीक। अब है गणतंत्र, रिपब्लिक, गणतंत्र, जहां राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होता है। गणतंत्र का सीधा मतलब है जहां राष्ट्र प्रमुख का चुनाव करवाया जाता है। जैसे कि भारत है, यहां पर राष्ट्र प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसे कहते हैं, उस शासन व्यवस्था को कहते हैं गणतंत्री शासन व्यवस्था, रिपब्लिक। इंडिया इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जो वास्तविक प्रमुख होता है उसका चुनाव होता है, और वो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। शासन के प्रमुख का चुनाव होता है, जहां शासन के प्रमुख का चुनाव होता है, ऐसा जो देश रहता है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश कहलाता है, ठीक है। शासन के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे अपन, लोकतंत्री शासन व्यवस्था कहेंगे, ठीक। तो आप लोग समझ गए, इसका भी एग्जाम्पल क्या है, इंडिया है, ठीक। डेमोक्रेसी कहाँ, इंडिया कहाँ है, डेमोक्रेसी। तो इंडिया किस में आता है, गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों है। भारत क्या है, हम भारत के लोग, प्रस्तावना में आप लोग देखे होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भारत ने किस शासन व्यवस्था को अपनाया है, नोट करके लिखिए। भारत एक लोकतंत्रीय गणराज्य शासन व्यवस्था वाला देश है। लोकतंत्र और गणराज्य दोनों को अपनाया है, क्योंकि हमारे राष्ट्र प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, चुनाव होता है। और लोकतंत्र क्या है, जो शासन अध्यक्ष का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो, तो वो लोकतंत्र है। तो भारत में क्या है, लोकतंत्री गणराज्य वाला देश है। बाकी आप लोग तानाशाही साम्यवाद समझ गए, ठीक है। तानाशाही में क्या है, जो सेना का अध्यक्ष शासन चलाता है वो तानाशाही, साम्यवाद कोई एक पार्टी द्वारा शासन चला जाता है वो साम्यवाद, ठीक है। तो ये इस प्रकार की शासन व्यवस्था है, और ये एग्जाम्पल है अलग अलग देशों में कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं हैं उसका, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। अब अपन देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला तो देश है भारत। अब लोकतंत्र के भी प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं लोकतंत्र के। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब ये क्या चीज होता है, तो पहला देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करती है, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि जनता के लिए क्या बनाते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, और उसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लिखिए, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता के लिए कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है, और उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। कानून की सफलता और असफलता की जिम्मेदारी लेने के लिए वो लोग उत्तरदायी होते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या आएगा, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, और वो जनता के प्रतिनिधि जो है वो कानून का निर्माण करते हैं लोगों के लिए। एग्जाम्पल इंडिया, हम लोग सांसद विधायकों का चुनाव करते हैं, सांसदों का चुनाव करते हैं। सांसद लोग लोकसभा में बैठ के हमारे लिए कानून बनाते हैं, यहाँ विधायक लोग विधानसभा में बैठ के लिए स्टेट के लिए कानून बनाते हैं, सांसद लोग देश के लिए कानून बनाते हैं। तो वो लोग उसके लिए कानून बनाते हैं, और उस कानून में अगर कोई गलती हुआ, जनता का हित हो रहा है, तो भी उनकी जिम्मेदारी उनकी होती है, उनको श्रेय दिया जाता है, और अहित होता है जनता का, तो भी श्रेय वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड होता है भारत में। 10 लाख लोग मिलके, मतलब सांसद जो होता है 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एक सांसद जो होता है वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो वो प्रतिनिधि क्या करता है, वो लोग सब मिलके क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो भारत में है। दूसरा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता ही
ठीक है, जनता ही कानून के निर्माण करती है। अब देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो बहुत बड़े जब कंट्री होते हैं वहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं पॉसिबल है जो छोटी कंट्री हो जिसका पॉपुलेशन कम हो, ठीक है, वहीं पॉसिबल है। क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता ही अपने लिए कानून का निर्माण करती है और उस कानून के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है, जनता ही कानून का निर्माण करती है और कानून की सफलता और असफलता, वो कानून लोगों के हित में है या नहीं उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होती है, क्योंकि कानून का निर्माण खुद की रहती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है ऐसा जो है। तो एग्जाम्पल क्या है, स्विट्जरलैंड क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। वहाँ जनता ही कानून का निर्माण करती है, ठीक है, और उसके लिए उत्तरदायी होती है। तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो अध्यक्षात्मक शासन और एक दूसरा होता है संसदीय शासन। अध्यक्षात्मक शासन और दूसरा होता है संसदीय शासन। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो भाग, अध्यक्षात्मक शासन, संसदीय शासन। अब ये दोनों शासन व्यवस्थाएं क्या होती हैं? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ये क्या होती है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जब औपचारिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों ही राष्ट्रपति होते हैं, जिस देश में औपचारिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख, ठीक है, जहां औपचारिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों ही राष्ट्रपति होते हैं। औपचारिक प्रमुख ही भी वही होगा, राष्ट्रपति होने का मतलब एक ही व्यक्ति होता है, मतलब औपचारिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों ही एक ही व्यक्ति होते हैं, अलग अलग नहीं होता है। वो शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वास्तविक प्रमुख भी वही है और जो बाइडेन जैसे कि हैं वही वास्तविक प्रमुख है और वही औपचारिक प्रमुख है। तो दोनों एक ही आदमी जहां रहता है उसको कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था को। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका। दूसरा होता है संसदीय शासन। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, वास्तविक प्रमुख जो औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, मतलब दोनों ही अलग अलग व्यक्ति होते हैं। औपचारिक प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और वास्तविक प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति है भारत में, इसका एग्जाम्पल होगा संसदीय शासन व्यवस्था का भारत, ठीक है। क्यों? क्योंकि औपचारिक प्रमुख, देखिए संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखिए इसका। जहां औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, अर्थात दोनों ही वास्तविक प्रमुख और औपचारिक प्रमुख अलग अलग होते हैं। भारत में ऐसी शासन व्यवस्था है, औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति है, केवल एक ठो पद दे के बिठा दिया गया, मतलब ये वीटो पावर्स तो है कुछ कुछ इसके पास, लेकिन ये मैक्सिमम 80-90% चीज़ों के लिए क्या है, प्रधानमंत्री के सलाह और सहायता पर निर्भर होते हैं। तो औपचारिक प्रमुख है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख है प्रधानमंत्री। तो संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ है? भारत ने किसको अपनाया है? संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। अब देखिए इसमें कौन से कैटेगरी में आता है भारत। भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। भारत में अप्रत्यक्ष भारत एक, नोट करके लिखिए, भारत की स्थिति, हेडिंग डालिए भारत की स्थिति। भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है जिसमें संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है जहां संसदीय शासन व्यवस्था का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। यहां से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आ जाएगा भारत और इधर दोनों कैटेगरी में संसदीय शासन में आएगा। अध्यक्षात्मक शासन में कौन आएगा? अमेरिका आएगा, ठीक है। और ये संसदीय शासन में आएगा। अब देखिए अब ब्रिटेन की स्थिति, मैंने जब ब्रिटेन वाले वो जो बताया था वीडियो में, संसद जब बता रहा था तो मैंने कहा था संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो वो कुछ लोगों का कमेंट आया था उस समय कि ब्रिटेन से कैसे लेंगे, ब्रिटेन मेरा तो राजतंत्र है। तो देखिए ब्रिटेन में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों तरीके की व्यवस्थाएं हैं। देखिए ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। कैसे? वहां के प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का क्या होता है? चुनाव होता है, मतलब जनता वहां खुद उसका निर्माण करती है क्या कानून का? नहीं, जनता कानून का निर्माण नहीं करती। प्रधानमंत्री है, उसकी कैबिनेट है, वो सब लोग मिलकर क्या करते हैं? कानून का निर्माण करते हैं। तो ब्रिटेन ने क्या किया है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन बहुत चालाकी से ब्रिटेन ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन को न अपनाकर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। अब संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ वहाँ की भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, उच्च सदन, निम्न सदन, वहाँ भी है पूरा, जैसे कि भारत में है। तो देखिए संसदीय शासन व्यवस्था में उसने क्या किया, अब संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक औपचारिक प्रमुख रखना पड़ेगा अपने देश में और एक क्या करना पड़ेगा? वास्तविक प्रमुख रखना पड़ेगा। तो उसने औपचारिक प्रमुख का चुनाव न करवा के औपचारिक प्रमुख किसको बना दिया? महारानी को बना दिया। वहां की जो महारानी है वो औपचारिक प्रमुख है। वहां के राष्ट्रपति को चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति होता ही नहीं वहां। तो औपचारिक प्रमुख कौन है? वहां की महारानी को बना दिया। आपको एक भाई संसदीय शासन व्यवस्था को आपको अपनाना है तो एक औपचारिक प्रमुख रखना पड़ेगा और एक क्या रखना पड़ेगा? आपको वास्तविक प्रमुख रखना पड़ेगा अपने देश में। अब औपचारिक प्रमुख उसने महारानी को बना दिया और वास्तविक प्रमुख का चुनाव करवा देता है। प्रधानमंत्री का वहां चुनाव होता है
और उसकी जो कैबिनेट होती है उस संसद में बैठता है और फिर वो लोग मिलकर क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। तो उसने क्या किया है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। वहाँ औपचारिक प्रमुख का चुनाव, औपचारिक प्रमुख महारानी होती है, वो उसके बाद उसका वंशज होगा, उसका वंशज होगा, और वास्तविक प्रमुख का चुनाव होता है। तो आप बोल सकते हैं ना कि उसने राजतंत्र भी है, राजा का शासन तो है, लेकिन वो वास्तविक प्रमुख नहीं होकर औपचारिक प्रमुख है। और डेमोक्रेसी तो है ही, क्योंकि वहाँ पीएम का चुनाव तो होता ही है। तो दोनों को ही लगभग उसने अपनाया है, और उसमें भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो इस तरीके से, चूंकि ब्रिटेन में भी औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ भी संसदीय शासन व्यवस्था को वहीं से लिया गया है। ठीक है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपन बोल सकते हैं कि ब्रिटेन से ही लिया है। तो इस तरीके से ब्रिटेन की स्थिति हो गई है ना। अब देखते हैं अपन लोकतंत्र के, आप लोगों ने सुना लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। तो कौन कौन से वो 4 स्तंभ होते हैं? 4 पिलर्स पे खड़ी है, टिकी हुई है हमारा डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र 4 पिलर्स पे टिकी हुई है। पहला क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, दूसरी, तीसरी न्यायपालिका, और चौथी क्या है? पत्रकारिता, जर्नलिज्म, पत्रकारिता। ठीक है, 4 पिलर्स। तो चौथा स्तंभ सुने होंगे आप लोग, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। तो बाकी के 3 स्तंभ कौन से हैं? तो पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। विधायिका कानून के निर्माण का काम करती है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आते हैं। कार्यपालिका जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने का काम करती है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, कैग आता है, इसके अलावा ये सब लोग आते हैं। न्यायपालिका जो विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम करती है। अगर विधायिका ने किसी ऐसे कानून का निर्माण किया है जो जनता के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो न्यायपालिका उसको उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर देगी। मतलब जहां तक वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, मतलब मौलिक अधिकार को क्या कर रहा है ना, जिस हद तक वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, उस चीज को, उस प्रावधान को क्या करती है? न्यायपालिका समाप्त कर देती है। तो न्यायपालिका क्या है? दोनों पर नियंत्रण रखी हुई है। ठीक है, अब चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी, पत्रकारिता, लोकतंत्र का। पत्रकारिता का देखिए, पत्रकारिता को क्यों रखा गया है? पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है, पत्रकारिता को यहाँ पर 4th पिलर पे रखने का, कि सरकार के द्वारा किए गए कामों को जनता तक पहुंचाना। उसकी सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही है, सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को जनता को बताना, और जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना। सरकार की आवाज को जनता तक पहुंचाना, और जनता की आवाज मेन जो है वो पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। पब्लिक की वॉइस ऑफ पीपल, मतलब जनता की आवाज बनना। जनता के सामने समक्ष जो परेशानियां हैं उसको पत्रकारिता क्या करती है? शासन तक पहुंचाती है, सरकार तक पहुंचाने के, और सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई थी उसके लाभ और हानि से दोनों से क्या करती है? जनता को परिचित कराती है। ये पत्रकारिता का मूल उद्देश्य रहना था। पत्रकारिता भारत की अभी बहुत ही खराब दौर में है। 142 रैंक है इसका, 142वां रैंक वर्ल्ड रैंक में। मतलब इतनी खराब स्थिति में पत्रकारिता है अभी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के लिए 4 स्तंभ जरूरी है। एक भी स्तंभ अगर हिलेगा तो डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, अर्जित लोकतंत्र है। ठीक है, भारत में लोकतंत्र, ये लोकतंत्र जो है बहुत कम, बहुत से कंट्री में लोकतंत्र नहीं है। ये जो सबसे खराब होता है राजतंत्र और तानाशाही शासन। ये कितना खराब शासन व्यवस्था है देखिए बाकी कंट्रीज में। इंडिया कितना ये लोकतंत्र पाने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी है यहाँ। ठीक है, तो वहाँ बहुत मुश्किल से लोकतंत्र मिला है देश को। तो इस लोकतंत्र को अगर ये पत्रकारिता सही तरीके से अपना काम नहीं करेगी, पब्लिक की आवाज़ नहीं बनेगी, ठीक है, सरकार की आवाज़ नहीं, मतलब सरकार की योजनाओं को सही तरीके से फेयरली जो है वो ईमानदारी से जनता को नहीं बताएगी, जनता की सवालों को सरकार तक नहीं पहुंचाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी देखिए 142वें नंबर पे है पत्रकारिता। तो इस तरीके से 4 स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ है जिसपे भारत का लोकतंत्र जो है वो टिका हुआ है। तो इसको आप लोग इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।